Exam dost, success ka host. Sainik na vodaja me topmost. Hello and welcome everybody. Today we are going to discuss and learn something truly amazing. It is the process of seed germination and its dispersal. Now we know that all the flowering plants, they produce seeds. But have you ever noticed that how a tiny seed grows into a big plant or a big tree? Or have you ever wondered that how plants grow in different places where no one has planted them, where there is no human existence? Even then you will find plants. So how these plants are planted there? For example, you must have noticed the plants on rooftops or empty grounds or the walls, rocks. That is the magic of germination of seeds and its dispersal. Seed germination actually is one of the processes by which a seeds grow into a new plant. And for growth of a seed to a new plant, it requires water, it requires sunlight, it requires air, temperature as in some heat. And there is one important process of seed dispersal, that how seeds travel from one place to another, that is seed dispersal. Let us today understand both of these processes, and also there might be one question in our exam from this topic. Let us begin. We know that all flowering plants produce seeds. जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं सभी सीड्स प्रोड्यूस करते हैं. सीड क्या होता है? सीड इज अ स्मॉल हार्ड पार्ट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट ग्रोज. प्लांट का एक छोटा और हार्ड पार्ट जिससे एक नया प्लांट ग्रो होता है उसे सीड कहते हैं. सीड्स के साथ साथ सीड जर्मिनेशन कैन बी डिफाइंड एज ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू अ यंग प्लांट और सीडलिंग. यंग प्लांट का होता है सीडलिंग होता है, या फिर एक ट्री का यंग फॉर्म सीडलिंग कहलाता है, या एक प्लांट का यंग फॉर्म सीडलिंग कहलाता है. That seed germination is a fundamental process, means it is a basic process by which different plant species grow into a single seed into a plant. तो ये seed germination का ये जो process है ये बताता है कि कैसे एक सिंगल सीड से प्लांट का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है. Let us look at the structure of a seed. In this diagram, you can see the structure of a seed. Now, seed coat has different parts. The first is a seed coat, then a cotyledon, which is a seed leaf, then a plumule is the shoot part. Plumule वो पार्ट होता है जिससे shoot मतलब किसी भी प्लांट का अपर पार्ट ग्रो होगा. And then there is a radicle, which is that part जिससे किसी भी प्लांट का रूट पार्ट या लोअर पार्ट डेवलप होगा. Now first talking about in the seed structure, the seed coat. सीड की सबसे आउटर की कवरिंग, इट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सीड. अब सीड की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, हार्ड पार्ट होती है. इट इज मेड अप ऑफ आइदर वन और टू लेयर्स. आउटर लेयर इज कॉल्ड टेस्टा, इनर लेयर इज कॉल्ड टेगमेन. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस सीड कोट के कौन से दो पार्ट होते हैं? तो सीड कोट
जो सीड की आउटर कवरिंग होती है उसके दो पार्ट होते हैं, आउटर का टेस्टा होता है, हार्ड पार्ट होता है थोड़ा, अंदर का होता है टेगमेन। सीड कोट के भी तीन पार्ट होते हैं, पहला माइक्रोफाइल, इट इज अ स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट एट वन एंड ऑफ द सीड कोट टू एब्जॉर्ब वाटर। माइक्रोफाइल का क्या काम हो गया, पानी को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि सीड अगर पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो ग्रो नहीं हो पाएगा, वो ड्राई होकर डेड हो जाएगा। नेक्स्ट इज फिनिकुलस, तो माइक्रोफाइल वाटर एब्जॉर्ब करने का काम फिनिकुलस, इट इज द सीड स्टॉक थ्रू विच द सीड इज अटैच्ड टू द फ्रूट बॉडी। फिनिकुलस वो पार्ट होता है, वो अटैचमेंट का पार्ट होता है, एक स्टॉक जैसा पार्ट होता है जिससे ये फ्रूट से सीड अटैच रहते हैं। आपने देखा होगा कोई भी फ्रूट होता है तो उसमें सीड अटैच होता है, एक छोटा सा एक ट्विग करके एक पार्ट होगा छोटा सा, वो अटैचमेंट, जो उस अटैचमेंट को फुनिकुलस। एंड लास्ट इज हिलम, इट इज द रीजन फ्रॉम वेयर द सीड ब्रेक्स आउट फ्रॉम द फ्रूट लीविंग अ स्कार। ये वो पार्ट होता है जहां से सीड फ्रूट से बाहर निकलता है, उसको ब्रेक करके, और उसमें छोटा सा एक मार्क रह जाता है। लेट्स लुक एट दिस इन अ पिक्चर। Here on the left side of the picture you can see the seed coat having two parts, testa and tegmen. ये माइक्रोफाइल है, वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, एंड हियर इज द हाइलम। यू हैव डिस्कस्ड हाइलम। हाइलम वो पार्ट होता है जहां से सीड फ्रूट से ब्रेक करके बाहर निकलता है। ऑन द राइट हैंड साइड you can further see further the seed is labeled। सबसे पहले बाहर में सीड कोट आ गया, उसके बाद रेडिकल आ गया, देन हाइपोकोटाइल है, एपिकोटाइल है, we will discuss all of them as we will proceed, and then cotyledons। let us discuss all of them one by one। सीड कोट के बाद हम बात करते हैं एंडोस्पर्म के बारे में। Let us talk about the functions of seed coat। seed coat के क्या function होते हैं। पहला, it helps in the protection of seed from the physical stress such as shock, temperature variations और water damage। seed coat का पहला काम protection करने का। Second, it prevents the seed from germinating even under favorable conditions of growth known as seed dormancy। दूसरा एक important काम यह है कि seed कभी भी grow नहीं होगा, अदरवाइज सारे के सारे सीड्स फेवरेबल कंडीशन मिलते ही ग्रो होने लगते हैं, तो वो कहीं पर भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये उससे भी उसे रोकता है। सेकेंड, इट प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम वाटर लॉस एंड द अटैक ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई एंड इंसेक्ट्स। वाटर लॉस उस सीड से नहीं होने देता। वाटर लॉस नहीं होने देने का मतलब उसे वो ड्राई होने नहीं देगा। अगर वो ड्राई हो गया सीड पूरा तो वो डेड हो जाएगा, तो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बना के रखता है। दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, इंसेक्ट, इनके अटैक से भी उन्हें वो बचाने का काम करेगा। लेट अस नाउ मूव अहेड। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीड इज एंडोस्पर्म। इट इज अ टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द सीड्स दैट इज रिच इन ऑयल। ये ऐसा टिश्यू है सीड्स के अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर ऑयल है, उसके अंदर स्टार्च है, उसके अंदर प्रोटीन है। ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, और ये क्या काम करते हैं, इट प्रोवाइड्स नॉरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रायो। जब हमारा सीड बड़ा होता है तो उसे एनर्जी देने का ये काम करते हैं, उसे फूड, उसके लिए एज अ फूड ये एक्ट करते हैं। एम्ब्रायो, इट इज द बेबी प्लांट डेवलपिंग इनसाइड द सीड कोट। सीड कोट के अंदर जो बहुत अभी बेबी फॉर्म में जो प्लांट है वो डेवलप हो रहा है, उसे एम्ब्रायो कहते हैं। अब वो सीड नहीं है, अब वो थोड़ा थोड़ा उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स डेवलप होंगे। देखेंगे आप, एन एम्ब्रायो कंटेन्स द अंडर डेवलप्ड टिश्यू ऑफ लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ अ प्लांट। तो एम्ब्रायो में अब वो सीड नहीं है, उसमें धीरे धीरे लीव्स का डेवलपमेंट बन रहा है, स्टेम्स का डेवलपमेंट बन रहा है, रूट्स का। तो अभी एम्ब्रायो का मतलब उसमें डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो चुका है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द एम्ब्रायो। दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड अ बीन सीड। सीड के दो पार्ट्स होते हैं तो उसे डाइकॉट कहते हैं। राइट साइड यू कैन सी कॉर्न सीड। सीड का एक ही पार्ट होता है तो उसे मोनोकॉट। जब सीड हमारा एक ही पार्ट होता है उसे मोनोकॉट, दो पार्ट्स होते हैं डाइकॉट। लेकिन आउटसाइड यू कैन सी देयर इज अ सीड कोट प्रेजेंट इन बोथ, कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट इन बोथ, रेडिकल, हाइपोकोटाइल
एंड एपिकोटाइल। तो ये सारे हमारे जो प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो यहाँ से डेवलप होना शुरू हो गए। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या काम करता है? फूड देने का काम करता है। स्टार्च होता है, ऑयल होता है। तो जब हमारा सीड ग्रो होगा, एम्ब्रायो से प्लांट बनना शुरू होगा, तो यूज एंडोस्पर्म में जो फूड प्रेजेंट है ये उसे फूड देने का काम करेगा, उसे एनर्जी देने का काम करेगा। तो हम बोल सकते हैं इसका एक तरह से फूड स्टोरेज का ये काम करता है। Now, understanding the parts of an embryo, we have seen two times epicotyle, hypocotyle. Let us understand epicotyle. They are the part of a plant embryo that lies above the cotyledons. Cotyledons के ये ऊपर होते हैं। The tip of the epicotyle is called plumule, which develops into the shoot after the germination of seed. तो एपिकोटाइल के अंदर क्या होता है? उसके टिप पर प्लूम्यूल होता है, जो शूट सिस्टम, शूट सिस्टम मतलब जो ग्राउंड के ऊपर वाला जो पार्ट है, जैसे स्टेम है, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, ये सारे बनाने का काम होता है। ये कहाँ से होता है? एपिकोटाइल से होता है। एपिकोटाइल में क्या होता है? प्लूम्यूल होता है, उससे प्लांट के ऊपर का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट इज हाइपोकोटाइल. हाइपोकोटाइल इट इज द पार्ट ऑफ प्लांट एम्ब्रायो और सीडलिंग दैट लाइज बिटवीन द रेडिकल एंड कॉटिलिडॉन. ये रेडिकल और कॉटिलिडॉन के बीच में है. रेडिकल से क्या बनेगा? रेडिकल इज द टाइनी रूट ऑफ द एम्ब्रायो. टाइनी रूट है मतलब अभी रूट्स वो बहुत छोटे फॉर्म में है और आगे चल के वो क्या बनेंगे? वो रूट्स बन जाएंगे. लेट अस मूव नाउ टू द कॉटिलिडॉन्स. Cotyledons, they are the first leaves of the embryo that are attached to the seed when the seed coat is removed. तो इनको बताया जाता है कि ये पहले लीव्स होते हैं एम्ब्रायो के, जो सीड से अटैच होते हैं. जैसे ही सीड कोट हटाएंगे ये हमें दिखते हैं. There are two types of cotyledon present in the flowering plant. First is monocot embryo with one cotyledon. Wheat, rice, maize. Dicot embryo with two cotyledons. For example, gram and peas. आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में देखिएगा. बीन सीड्स आप देखते हैं तो बीन सीड्स में आपको दिखेंगे दो पार्ट्स हैं. दो पार्ट्स मतलब ये दो इसके कॉटिलिडॉन है, ये वन ये टू. दो कॉटिलिडॉन्स होंगे तो इसे क्या बोलेंगे? डाइकॉट बोलेंगे. मेज, कॉर्न, कॉर्न में देखिए एक ही कॉटिलिडॉन है, सिंगल एक ही कॉटिलिडॉन होगा तो इसे क्या बोलेंगे? मोनोकॉट बोलेंगे. तो कॉटिलिडॉन्स क्या होते हैं? ये काइंड ऑफ एम्ब्रायो के लीव्स होते हैं. सीड कोट हटाते ही ये सबसे पहले हमें दिखते हैं. यहां पर आप देख सकते हैं रेडिकल, यहां पर है रेडिकल. रेडिकल क्या बनेगा? रेडिकल टाइनी रूट्स हैं, ये प्लांट के रूट्स बनेंगे. ये रेडिकल वाला जो पार्ट है ये प्लांट के रूट्स बनेंगे. अच्छा, हाइपोकोटाइल आप देख सकते हैं रेडिकल और प्लूम्यूल के बीच में प्लूम्यूल है. प्लूम्यूल क्या बनेगा? शूट सिस्टम बनेगा. स्टेम मतलब ग्राउंड के अपर का पार्ट बनेगा. बेसिक स्ट्रक्चर. आगे पेरिकार्प और इसके बारे में भी बात करते हैं. Here in this picture you can see a single cotyledon, example is maize, and two cotyledons, example is pea or gram. मोनोकॉट का मतलब आप समझ गए, एक ही उसमें पार्ट होगा. डाइकॉट का मतलब दो पार्ट होंगे, 1 and 2. सीड के दो अलग अलग पार्ट आप ऐसे देख सकते हैं. अच्छा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में बात करें तो ये बहुत बड़ा सा जो येलो पार्ट है ये एंडोस्पर्म है. यहाँ पर इस सीड को जब प्लांट की ग्रोथ की स्टेज में जब ये जाएगा तो ये फूड को वो एंडोस्पर्म जो है इसको वो खाएगा और अपनी ग्रोथ वो करेगा. The same is with the dicots. एंडोस्पर्म में जो फैट, जो ऑयल, जो प्रोटीन प्रेजेंट है, जो स्टार्च प्रेजेंट है, उसको खाकर वो डेवलप होते हैं. मोनोकॉट एंड डाइकॉट. नेक्स्ट इज द फंक्शन. Talking about the functions of cotyledon. Cotyledon we see that it provide nutrients for the germination of seed. ये सीड के जर्मिनेशन के लिए न्यूट्रिएंट्स का हमने पहले भी डिस्कस किया. भाई सीड जब बड़ा होगा, पहले बेबी प्लांट और बाद में प्लांट डेवलप करेगा तो भाई उसे खाना पीना तो चाहिए, क्योंकि प्लांट्स तो अपना फोटोसिंथेसिस तब कर पाएंगे जब उनके लीव्स बनेंगे. तो अभी तो वो सीड स्टेज में है, तो अभी उनको फूड देने का काम कौन करेंगे? कॉटिलिडॉन्स करेंगे.
इट ऑल्सो एक्ट एज अ फूड स्टोरेज ऑर्गन बाय प्रोवाइडिंग फूड टू द बेबी। तो बेबी प्लांट को फूड देने का काम ये करते हैं कॉटिलेडॉन्स। टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए क्या कंडीशंस होने चाहिए? द फर्स्ट इज वाटर होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज अ इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर दैट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। तो सबसे पहला हमें पानी चाहिए, बिल्कुल चाहिए भाई, वाटर मिलेगा तभी थोड़ा उसका मॉइस्चर आएगा, उसमें उसकी ग्रोथ होगी। सेकेंड इज द सीड एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर एंड स्वेल अप leading to the activation of enzymes that break down the reserve food material in order to make it available for the growth of embryo resulting in germination। कह रहा है जैसे ही सीड को मॉइस्चर मिलेगा, मॉइस्चर मतलब वाटर की बात हो रही है, जब वाटर मिलेगा तो सीड स्वेल हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी उसमें। और जैसे ही ये स्वेल हो जाएगा तो उसके अंदर कुछ एंजाइम्स, मतलब हमने डिस्कस किया केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे जो उसके अंदर जो फूड है, जो स्टार्च फॉर्म में है, प्रोटीन फॉर्म में है, ऑयल फॉर्म में, वो ब्रेक डाउन होगा और अब एम्ब्रायो उस फूड को एब्जॉर्ब करके जर्मिनेट होना या ग्रो होना शुरू करेगा। सेकेंड, इट ऑल्सो सॉफ्टन्स द सीड कोड। वाटर क्या करेगा? मॉइस्चर देगा और उससे सीड कोड थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। आपने देखा है कई ऐसे सीड्स होते हैं, उसे पानी में डालो तो उनकी सीड कोड्स क्या हो जाती हैं? सॉफ्ट हो जाती, निकल जाती हैं। तो वाटर विल सॉफ्टन द सीड कोट एंड इंक्रीजेस द सीड परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब उसकी जो सीड के अंदर जो चीज़ें जा सकती हैं और बाहर जो चीज़ें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल भाई सीड के अंदर भी तो ट्रांसपोर्ट होता है। कैसा ट्रांसपोर्ट? इफ़ यू लुक एट दिस पिक्चर, ये सीड कोट के अंदर भी तो एयर जाएगा, वाटर जाएगा, तो ये परमिएबिलिटी क्या होगी? इस अंदर सीड के अंदर से बाहर के एनवायरनमेंट में ट्रांसपोर्ट होगा मिनरल्स का, वाटर का। तो सीड कोट सॉफ्ट होने से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स भी होता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन रप्चरिंग ऑफ सीड। अब जैसे ही आपने चीज़ देखी होगी, जैसे ही आप सीड को पानी में डालो तो उसकी आउटर लेयर सॉफ्ट हो जाती है और उसको आराम से आप निकाल सकते हैं, तो सीड बाहर आ जाएगा। तो पहला तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर जर्मिनेशन इज ऑक्सीजन। It is required by the germinating seed for the metabolism and it is used as a part of aerobic respiration। अब भाई ऑक्सीजन की तो सभी को ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन का काम क्या होता है? जो भी आप फूड पार्टिकल है उसे फर्दर ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कैन बी फाउंड इन द पोर्स ऑफ सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल के छोटे छोटे जो पोर्स, मतलब छोटे छोटे जो उसमें छेद होते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन मिलता है, तो वहां से सीड्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे। नेक्स्ट क्या चाहिए? टेम्परेचर। सीड नॉर्मली जर्मिनेट विद अ वाइड टेम्परेचर रेंज। हाउएवर फ्रेशली हार्वेस्टेड सीड्स ऑफ सेवरल प्लांट्स जर्मिनेट ओनली विद इन नैरो टेम्परेचर रेंज विच वाइडन्स ओनली आफ्टर राइपनिंग ऑफ सीड्स। तो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि देखिए हर एक सीड को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत है, विच इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी अ रूम टेम्परेचर। अगर आप उसे बहुत ज़्यादा ठंड में रख दोगे तो सीड क्या हो जाएंगे? ग्रो नहीं हो पाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी में रख दोगे तो सीड्स क्या होंगे? ग्रो नहीं हो पाएंगे। दोनों केसेस में द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स विल नॉट हैपन। सो अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द सीड्स टू ग्रो। Next and the very important is sunlight. The light part. Germination of plants differ due to the effect of light on them. Seeds of plants that are not influenced by the presence or absence of light are known as non-photoblastic. कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जिनको लाइट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उन्हें बोलते हैं नॉन फोटोब्लास्टिक सीड। उनको लाइट मिले या ना मिले वो ग्रो हो जाएंगे। लेकिन 99% ऑफ द सीड्स को लाइट की जरूरत है ग्रो होने के लिए। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। द सीड्स विच आर अफेक्टेड बाय लाइट आर कॉल्ड फोटोब्लास्टिक सीड्स। तो उनको प्रॉपर लाइट नहीं देंगे तो वो ठीक से ग्रो नहीं होंगे। कुछ तो ऐसे सीड्स होते हैं जिन्हें जरूरत ही नहीं है, लाइट मिले या ना मिले ग्रो हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स उनके सीड्स को लाइट की जरूरत है और ऐसे सीड्स को फोटोब्लास्टिक सीड्स कहेंगे। टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ तो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है।
Next part, some seeds germinate better in full night while other requires darkness. कह रहे कुछ seeds light में develop होते हैं और कुछ darkness में develop होते हैं. Now let us talk about stages of seed germination. During the beginning stage of germination, the seeds absorb water through the seed hole that results in swelling and softening of the seed coat at an optimum temperature. कह रहे तो सबसे पहला स्टेज क्या है, जो हमारा सीड है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा. कहाँ से? सीड होल से. वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो कोई भी चीज़ अगर वाटर एब्जॉर्ब करेगी तो स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी. इससे सीड कोट क्या हो जाएगी? सॉफ्ट हो जाएगी. और एक मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर ज़रूरी है. इस स्टेज को क्या कहते हैं? इम्बाइबिशन स्टेज कहते हैं. ये जो फेज है जहाँ पर सीड वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करेगी, इसे बोलते हैं इम्बाइबिशन स्टेज. During this stage, the cells of embryo starts dividing and increasing in size. तो एम्ब्रायो के अंदर जो छोटे छोटे सेल्स हैं वो क्या होने लगेंगे? डिवाइड होने लगेंगे. ये एक सेल है, एक सेल से ये दो सेल बन जाएंगे. ये इस तरह से ये दो सेल्स अलग अलग बन जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे. अब ये दो सेल्स अलग अलग डिवाइड होंगे, ये ऐसे डिवाइड हो गए, ये ऐसे डिवाइड. अब ये 4 से ये इस तरह का इनका डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा. और जैसे इनका डिवीजन स्टार्ट होगा, इनकी साइज भी अब बड़ी होने लगेगी धीरे धीरे. तो हर एक सेल अब डिवाइड होना शुरू हो गया और इनकी साइज भी क्या होने लगेगी? बड़ी होने लगेगी. तो ये डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. लेट अस मूव फर्दर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ सीड जर्मिनेशन. Now we have seen during the imbibition stage that the cells started the division process. cells का division process start हो जाता है और seed coat भी अब break हो जाएगी. अच्छा, जैसे ही seed coat break हो जाएगी तो दो parts निकलने लगेंगे. पहला तो एक निकलने लगेगा रेडिकल. रेडिकल वो पार्ट होगा जो रूट्स की तरफ, नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स मूवमेंट करेगा और रूट्स बनेगा. जैसे आप देख सकते हैं दिस पार्ट, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये रूट्स का फॉर्मेशन कर रहा है. आगे देखिए ये कैसे और रूट्स इसके डिफाइंड हो रहे हैं. तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ये रूट्स. और उसी तरह आप देखो एक पार्ट है जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है. दिस इज द प्लूम्यूल पार्ट. प्लूम्यूल पार्ट क्या बनेगा? शूट बनेगा. शूट मतलब ग्राउंड के ऊपर का पार्ट. इससे स्टेम्स बनेंगे, लीव्स बनेंगे. वो हो भी रहा है. आगे देखो ये ऊपर निकल गया, ये पार्ट प्लूम्यूल पार्ट है, ये ऊपर चला गया और धीरे धीरे इससे आप देखें कि लीव्स बन रहे हैं. अच्छा, जैसे ही लीव्स बन जाते हैं, आपको पता है कि जैसे ही लीव्स बन जाएंगे प्लांट में, वो फोटोसिंथेसिस करने लगेंगे बाय द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल. और जैसे ही वो अपना खुद का फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे तो ये कॉटिलिडॉन्स जो हैं, जिनका काम क्या था? नॉरिशमेंट देना, फूड देना, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है. तो ये नीचे गिर जाते हैं, ये प्लांट से अलग हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, गिर जाते हैं. और अब ये सीडलिंग देखिए एक प्लांट में कन्वर्ट हो गई है. दिस इज द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड टू अ प्लांट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सीड डिस्पर्सल प्रोसेस, कि आखिर ये सीड अलग अलग जगह कैसे पहुंचते हैं. नाउ अंडरस्टैंडिंग द सीड डिस्पर्सल. सीड डिस्पर्सल वेरी इंपॉर्टेंट. इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट or transport of seeds away from the parent plant to ensure their germination, commonly known as scattering of seed. अच्छा, अगर प्लांट्स के पास तो मूवमेंट की एबिलिटी नहीं है तो सारे के सारे सीड्स अगर एक ही जगह गिर जाएंगे तो सभी प्लांट्स एक ही जगह पर ग्रो होने लगेंगे. तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर एक ही सॉइल पर, एक ही एरिया पर सारे प्लांट, तो उस सॉइल की जितनी भी न्यूट्रिएंट एबिलिटी वो सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपस में वो न्यूट्रिएंट्स के लिए फाइट. इसीलिए ज़रूरी है कि सीड्स अलग अलग जाएं, उनकी स्कैटरिंग हो जाए, अलग अलग प्लेसेस पर वो पहुँचें. अब ये कैसे होता है? ये नेचुरल एजेंट से भी होता है. विंड है, वाटर है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इससे ये प्रोसेस होती है. और कुछ तो सीड्स अपने आप भी कुछ एबिलिटीज़ रखते हैं, जैसे बर्स्टिंग करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं. यहाँ पर एक छोटा सा आप देख सकते हैं कि कैसे सीड डिस्पर्सल का प्रोसेस होता है. अच्छा, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो बहुत ही हल्के होते हैं, तो वो हवा से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं. वाटर, जैसे कोकोनट के जो सीड्स हैं वो पानी के साथ बहकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और दूसरी जगह पर जाकर ग्रो हो जाते हैं.
एनिमल्स और बर्ड्स कैसे, जैसे एनिमल्स हैं छोटे छोटे और बर्ड्स हैं, तो उन्होंने क्या किया, सीड्स को खाया, कोई फ्रूट खाया और फ्रूट में से सीड उनके बॉडी वगैरह में टच हो गया या उनके मुंह में लगा रह गया, और फिर जब वो उड़कर दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पर वो सीड्स गिर जाएंगे। बर्स्टिंग, बर्स्ट कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जो अपने कोट को फाड़ कर बाहर निकलते हैं, बर्स्ट होते हैं, और बर्स्ट होने के प्रोसेस में वो दूर दूर जाकर गिरते हैं। इनको एक एक करके देखेंगे। Some natural agents helps in scattering of seeds away from the parent plant. पहला wind. Seeds that are small in size and light in weight are dispersed by wind. तो wind से कौन से seed disperse होंगे, जिनका साइज छोटा है और उनका वेट बहुत ही कम है। एग्जाम्पल देखिए, कॉटन है, डैंडेलियन सीड्स हैं, दे आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। दे हैव फाइन लॉन्ग हेयर अराउंड देम टू बी कैरीड अवे बाय द विंड। उनके पास सीड्स के अराउंड क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। द नेक्स्ट इज सीड डिस्पर्सल बाय वाटर। Seeds of plant growing in water or near water bodies are dispersed by water. ऐसे plants जो पानी के आसपास ग्रो होते हैं या पानी में ग्रो होते हैं, उनके सीड्स पानी से डिस्पर्स होते हैं। Many aquatic plants such as लोटस है, वाटर लिली है, पाम ट्रीज है, तो इनके सीड्स क्या लाइट इन वेट होते हैं और आराम से पानी में फ्लोट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जहां रुक जाते हैं वहीं पर ये ग्रो हो जाते हैं। Coconut is the very common example. Next is animals and birds. Many fruits and seeds are spread by animals and birds. कई ऐसे fruits और कई ऐसे seeds होते हैं जो animal और bird भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, animals and birds eat fruits and throw away their seeds that grow into a plant. ये लोग भी fruits खाते हैं, सीड्स को ये लोग भी फेंक देते हैं, तो दूसरी जगह पर फेंक देते हैं, तो उससे प्लांट्स ग्रो होते हैं। सम स्क्विरल स्पीसीज कलेक्ट नट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड बरी देम अंडर द सॉइल दैट ग्रो इनटू द प्लांट। कुछ स्क्विरल के ऐसे स्पीसीज हैं जो नट्स को खाते हैं और उनकी सीड्स को जमीन में वो बरी कर देते हैं, जिससे न्यू प्लांट आता है। एग्जाम्पल देखिए, एनिमल्स और बर्ड से सनफ्लावर, डेट, रास्पबेरी, लेग्यूम मतलब बीन्स हो गए, एवोकाडो। These are the example of plants whose seeds are dispersed by animals and birds. The next method of dispersal is bursting of seeds. कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं जो बर्स्ट होते हैं और बर्स्ट होकर वो दूर दूर गिरते हैं। Pods of some fruits like peas and beans, they burst open and explode when dry. जब ये सूख जाते हैं तो ये एक्सप्लोड हो जाते हैं और एक्सप्लोजन से इनके सीड्स दूर दूर जाकर, एक्सप्लोजन मतलब उतना डेंजरस नहीं लेकिन बर्स्टिंग टाइप आप बोल सकते हैं, तो सीड्स दूर दूर गिरते हैं। दिस टाइप ऑफ सीड डिस्पर्सल इज नोन एज बैलिस्टिक और मैकेनिकल डिस्पर्सल ऑफ फ्लूइड्स और सीड्स इन प्लांट्स, ऑल्सो नोन एज ऑटोकोरी। टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है लेकिन फिर भी आप जानिए, इस तरह की जो सीड डिस्पर्सल होती है जिसमें बर्स्टिंग होती है उसे ऑटोकोरी कहते हैं। एंड फाइनली द लास्ट इज ग्रेविटी। फ्रूट्स fall off from the plants to reach the ground due to the force of gravity. They get buried in the soil within a few days and eventually germinate into a new plant. तो ग्रेविटी की वजह से भी हमें पता है सारे जो फ्रूट्स हैं वो ज़मीन में आए हैं, फिर फ्रूट्स तो क्या होता है, डीके हो जाते हैं, लेकिन उनके सीड्स ग्राउंड में बरी हो जाते हैं। एप्पल्स एंड कोकोनट्स आर टिपिकली फ्रूट्स whose seeds are dispersed by gravity. वो उसी जगह पर गिरकर फिर वो वहीं पर ग्रो हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोकोनट के कई सारे प्लांट्स एक से एक जगह पर मिलेंगे, एप्पल्स के किसी तरह के ऑर्किड मिलेंगे, एक ही जगह पर मिलेंगे। कमिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल। इंपॉर्टेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल की बात करें, इट इंक्रीजेस द चांस ऑफ सर्वाइवल इन प्लांट्स। Seed dispersal prevents overcrowding of plant in an area, thus increasing their chance of survival. अब भाई डिस्पर्सल सीड्स की अलग अलग जगह जाकर वो गिरेंगे तो अलग अलग दूरी पर गिरेंगे। अगर एक ही जगह सारे प्लांट्स आ जाएंगे तो वो आपस में न्यूट्रिएंट्स के लिए सॉइल पर उनकी फाइटिंग चालू हो जाएगी। इसीलिए अगर सीड्स अलग अलग जगह रहेंगे तो उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग कॉम्पिटिशन फॉर ग्रोथ। Seed dispersal reduces the competition for nutrients, water, sunlight required among plants for their growth and increases their chance of staying alive. अभी एक ही जगह पर सारे के सारे प्लांट अगर ग्रो होने लगे, सपोज ये 3-4 प्लांट है एक ही जगह पर ग्रो, तो इन्हें सनलाइट चाहिए, इन्हें वाटर चाहिए, राइट, इन्हें प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए,
इन्हें सॉइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर 4 प्लांट्स एक जगह हैं तो आपस में तो न्यूट्रिएंट्स वो सारे डिवाइड नहीं करेंगे, कोई ज़्यादा लेगा कोई कम, तो जो प्लांट नहीं ले पाएगा, जिसकी रूट स्ट्रांग नहीं होगी, वो डेड हो जाएगा। तो डिस्पर्सल होने से, अलग अलग सीड्स अलग अलग जगह गिरने से उनका आपस में कंपटीशन नहीं रहता है और उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट दे टॉक अबाउट सीड डिस्पर्सल से एक और बेनिफिट है, रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ प्लांट डिजीजेस। सीड dispersal reduces the chance of spreading of infection or disease among the same species of plant। अब सपोज करिए कि कई सारे प्लांट्स एक जगह है, उसमें से कोई एक प्लांट को कोई डिजीज हो जाए तो वो सभी में फैल जाएगी, लेकिन अगर प्लांट्स अलग अलग जगह हैं तो सारे प्लांट्स में वो नहीं फैलेगा। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। सीड डिस्पर्सल से क्या होगा कि जो प्लांट्स की जो स्पीसीज है वो अलग अलग जगह फैल जाएगी और उनका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह अच्छे से हो जाएगा। इट विल हैव बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट फॉर द सेम प्लांट स्पीसीज एज दे ग्रो इन न्यू प्लेसेस। तो अलग अलग जगह पर उनका ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, तो उनको थोड़े बेटर उनका सर्वाइवल हो सकेगा और वो प्लांट्स भी फिर अलग अलग जगह पाए जाएंगे, किसी एक जगह लिमिटेड नहीं रहेंगे वो प्लांट्स। So that was the session on seed, its germination and seed dispersal। एग्जाम में आपको इस पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है।